अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूईटी विस्टा। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूईटी एमयूएन सोसाइटी की प्रेसिडेंट हलीमा तलत। आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। अच्छा, आप अपने बारे में, अपनी लाइफ जर्नी कुछ हमें बताएं काइंडली। लाइफ जर्नी तो मेरी इस तरह से है कि मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पर मैंने बीकन हाउस से ओ लेवल किया था, उसके बाद वहीं से ए लेवल किया था और फिर 2019 में मैं यूईटी आई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और अब आपके सामने हूँ। हाँ, चलें, माशाल्लाह आपकी मोटिवेशन एमयूएन में आने की यहीं से हमें पता चल जाती है कि यू आर ओ लेवल ए लेवल स्टूडेंट, या इसके अलावा भी कोई मोटिवेशन हो सकती है। अच्छा हाँ, अक्सर ना जब लोग ये सुनते हैं ना तो वो एज्यूम यही करते हैं कि ये मोटिवेशन है कि चलो आपने स्कूल लेवल से शायद आप कर रहे हो जी, तो आपको वहाँ पर अच्छा लगता हो। लेकिन मैं जब एमयूएन सोसाइटी जिस वजह से मैंने ज्वाइन की थी ना, वो एक काफ़ी डिफरेंट सी वजह है और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन की थी ना, उस टाइम पे मेरा मेन पर्पस जो था ना वो कभी भी एमयूएन करना नहीं था। एमयूएन मैंने यूईटी में आके फ़र्स्ट टाइम अटेंड की थी और मुझे सोसाइटी में आने के बाद जो है ना, पहले मैंने सोसाइटी ज्वाइन की थी और उसके बाद मुझे एमयूएन में इंटरेस्ट पैदा हुआ था जब मैंने यहाँ पर आके उसमें पार्टिसिपेट किया और मैंने देखा कि वो होता क्या है। तो स्कूल के टाइम पर एक्चुअली मैं एमयूएन मैंने कभी नहीं की थी। हाँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग करती थी, मुझे स्टेज प्रेजेंस का एक बहुत शौक था, तो मैं हर वो चीज़ जिस तरह प्लेस करती थी और स्पीचेस करती थी, पर मैंने एमयूएन कभी नहीं की। अच्छा, आप डिफरेंट डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट स्टूडेंट्स डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए कैसे उनकी पर्सनल बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर पर्सनल बिल्डिंग, क्योंकि डिबेट करने के लिए ना एक चीज़ ज़रूरी होती है कि लोग आपकी बात सुनें, ठीक है? और लोग जो है ना वो उसी बंदे की बात सुनते हैं जिसको खुद पता होता है वो क्या है। तो अ लॉट ऑफ पीपल कम इनटू पब्लिक स्पीकिंग, उनको लगता है कॉन्फिडेंस आएगा एंड आई थिंक वो भी आता है, बट दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग जो डिबेट करने से आपके अंदर आती है ना, कि आपको अपने ओपिनियंस के अंदर, अपने बिलीव्स के अंदर, अपने एक्सप्रेशंस के अंदर यू आर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट इट कि क्या जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके पीछे इतनी स्टैंडिंग है कि कोई मेरी बात सुननी चाहती है। तो आपके अंदर ना एक थॉट प्रोसेस जो है ना वो आपको बहुत डेवलप होता है, आपके ओपिनियंस, आपके बिलीव्स बहुत फर्म होते हैं और आपको बात करना आता है और फिर इवेंचुअली फिर आपको अपनी बात के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आपकी बात से मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी बंदा जिसका ज़ीरो एक्सपीरियंस है डिबेटिंग में या इस तरह की पर्सनल लाइक सामने आकर बोलने में, तो वो भी एमयूएन में आके सीख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास मेरे समेत ऐसे बच्चे हैं जो जब एमयूएन सोसाइटी में आए थे उन्होंने आज तक कोई एमयूएन अटेंड नहीं की थी। मेरा तो फिर चले थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे पास बच्चे आते हैं जो अपनी पहली स्पीच भी यहाँ पे आके देते हैं। तो आई थिंक लाइक एनी स्किल, दिस इज समथिंग दैट यू कैन आल्सो लर्न। अच्छा, हमें पता चला कि आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं। जी। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने खुद भी बहुत स्टोरीज सुनी है, हमारे दोस्त भी हैं, तो आप भी कुछ स्टोरीज हमें बताएं और ये बताएं कि आपके डिपार्टमेंट का क्या रोल है आपको सोसाइटी में लेके जाने में। डिपार्टमेंट का क्या, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डिपार्टमेंट का इस तरह से रोल है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो उधर कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी जिसमें एक मुझे पर्सनली कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है? यानी वहाँ पर अक्सर जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है? होना भी पड़ता है क्योंकि वो जिस तरह का डिपार्टमेंट है इट्स वेरी टफ और कीप अप करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है उसके अंदर। तो किसी बेचारे के अंदर ना किसी के पास इतना टाइम बचता है ना किसी के पास इतनी हिम्मत बचती है कि पढ़ाई के अलावा भी कोई एक्टिविटीज़ वहाँ पर प्लान करें। तो फिर आपको सोसाइटी के अंदर ही ढूंढना पड़ता है कि अगर आपको कोई डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, तो फिर आप डिपार्टमेंट में तो नहीं हो रहा, तो फिर सोसाइटी की तरफ। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक मौका मिलता है कि आप अपना डिपार्टमेंट चेंज करें एक सेमेस्टर के लिए यूईटी के अंदर, तो वो कौन से डिपार्टमेंट में आप जाएंगे? अच्छा, मैं कौन से डिपार्टमेंट में जाऊँगी? अच्छा, जब मैं हॉस्टल में हम लोग रहते हैं ना तो अक्सर हम स्टूडेंट्स से सुनते हैं, एक तो स्टडीज़ के रिलेटेड जो है ना, मुझे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी पढ़ाई मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। जिस तरह मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थे, ठीक है? तो उनको खुद अपना डिपार्टमेंट बहुत बुरा लगता था, तो लेकिन मुझे आके बताते थे ना कि हमने ये फलानी चीज़ पढ़े हैं, बड़ा फिजूल सब्जेक्ट है, तो मुझे फिर भी वो फैसिनेटिंग लगता था क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, मैप्स बनाना पड़ते हैं, लाइक गूगल का GPS सिस्टम पढ़ते हैं, लाइक उनकी डिफरेंट तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट्स कैसे बनते हैं, तो मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं कि जो लाइक
डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा और केमिकल इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी मुझे ये चीज़ फैसिनेटिंग लगती है। मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरी इमेजिनेशन है कि वहाँ पर वो डिफरेंट केमिकल्स मुझे मिक्स करने को मिलते होंगे, स्पार्क्स वगैरह करने को मिलते होंगे। ये तो सबको लगता है कि केमिकल डिपार्टमेंट ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। अच्छा, आप केमिकल से हैं? नहीं, मैं केमिकल से नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में खुद यही था, लेकिन फिर मैंने जाके थोड़ा दोस्तों से पूछा, एक्सपीरियंस किया, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तो वैसे इन्वायरमेंट के लिहाज से तो मुझे लगता है यूईटी के सब डिपार्टमेंट ही ऐसे हैं, इसलिए तकरीबन सब में, मतलब जिस डोमेन में वो कह रहे होते हैं कि ये हो रहा है, वो हो नहीं रहा होता। हो नहीं रहा होता। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से अगर हम पूछे ना CGP है, तो वो नहीं बताते। मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। मतलब आप नहीं बताएंगे, ठीक हो गया। नहीं, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों? ये मेरे घर वालों को भी आज तक नहीं पता है। 4 वो तो साल हम हो भी नहीं गए। बताते, जाहिर सी बात है। इसके पीछे वजह ये है कि वो मतलब एक तो होता है ना, किसी से कहो ना कम GPA है, यूईटी में आप किसी और डिपार्टमेंट के बच्चे से बात करो, उससे को बहुत कम है ना, तो मेरे लिए एक अच्छा 3 होगा। मेरे लिए अच्छा 3 होता तो हम यहाँ पे बैठे होते, मीडिया में डाल रहे होते। तो वो कम का स्टैंडर्ड भी इतना कम है कि वो आपको बताते हुए भी थोड़ी ना वही होती है शर्मिंदगी की। अच्छा, हमने सुना है काफ़ी कि हमारी तो लड़कों की तो लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत सवेर वाली होती हैं हॉस्टल में। आप भी हॉस्टल में रहती हैं, तो क्या ऐसा कुछ गर्ल्स हॉस्टल में? मेरी पर्सनली तो नहीं हुई आज तक, लेकिन मैंने होते हुए बहुत देखी। तो मतलब आप स्पेक्टेटर? One of the spectators. पॉपकॉर्न लेके बैठी होती हूँ। Okay, good. यूईटी में आपके 4 साल थे, उसमें आपका हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था? हॉस्टल का एक्सपीरियंस आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स, क्योंकि एक तो मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता भी हॉस्टल में है, क्योंकि मुझे सुबह क्लासेस में उठ के जाना एक मेरे लिए दुनिया का बहुत मुश्किल काम है, तो मेरी बहुत कम ही ऐसी 8 AM क्लासेस होंगी जो मैंने अटेंड की, तो इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम हॉस्टल में गुजरता है। एंड आई थिंक हॉस्टल इज़ ग्रेट, यू गेट टू डू वट एवर यू वॉन्ट, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, तो दैट्स नाइस। हाँ, एक्सेप्ट आपके लाइक हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी कुछ पूछने वाली है आपको, फिर उनके अलावा। अच्छा, एक प्रेसिडेंट के लिए ये चीज़ कितने मायने रखती है कि वो हॉस्टलाइट है या डे स्कॉलर है? अच्छा, हाँ, इस चीज़ के लिए ना मुझे पर्सनली लगता है कि इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इफ़ आपके पास आने जाने का कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। बट यू नो समटाइम सोसाइटी में ऐसा होता है कि आपको ना कोई आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी कम्युनिकेशन हुई और कोई चीज़ जो है ना वो आपको ना शाम को 5 बजे बता रहे हैं कि वो आपको कल करनी है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा इवेंट है और वो यूनिवर्सिटी में हो रहा है और आपने वो कल करना है, और 5 बजे जो है ना आप अपनी पूरी टीम को जमा कर रहे हो, आप उनको बिठा रहे हो और बच्चों को बिठा के काम करा रहे हो। एंड समटाइम्स जब आपका अपना इवेंट ऑनगोइंग होता है, आपको उसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपके गेस्ट होते हैं, आपकी चीज़ें लुक आफ्टर करने की, तो आपको स्टे आफ्टर करना पड़ता है। तो जिन हमारे मेंबर्स को भी ट्रांसपोर्टेशन का इशू होता है ना, स्पेशली अगर गर्ल्स होती हैं और उनको आपको पता है कभी अकेले आने जाने की इजाज़त नहीं होती, जिनको होती है उनके लिए मसला नहीं होता। नो, बट इफ़ यूर समवन जिसको हमेशा किसी ने छोड़ने या लेके आना होता है, आपका घर बहुत दूर है, आपके फ्यूल चार्जेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, दैट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, और आप शॉर्ट नोटिस पे यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, देन यू माइट फेस सम डिफ़िकल्टीज, बट आई स्टिल थिंक इट्स समथिंग यू कैन ओवरकम विद जस्ट बेटर प्लानिंग। अच्छा, इससे सही थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एज ए फीमेल जब आप प्रेसिडेंट होते हैं, मुझे लगता है तब ये आने जाने वाले इशूज फीमेल प्रेसिडेंट को फेस करने पड़ेंगे। फीमेल होना या मेल होना बीइंग अ प्रेसिडेंट कितना रोल प्ले करता है सोसाइटी के लिए? अच्छा, पहले तो ये जो आपने आने जाने वाली बात की है ना, ये इसकी टेंडेंसी फीमेल में ज़्यादा है, लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर मेल मेम्बर्स भी कुछ ऐसे हैं जिनको उनको भी 4 PM के बाद स्टे करने की परमिशन नहीं होती, तो वो हर बंदे के घर के हिसाब से होता है कि समटाइम्स उनका घर इतना दूर होता है, बहरिया से उन्हें आना होता है, तो उनके पास कोई अवेलेबिलिटी नहीं होती ट्रांसपोर्ट की, तो ये उनके अंदर मेल मेंबर्स के अंदर भी इस तरह के रखे हो जाता है जो डे स्कॉलर्स हैं। और उसके अलावा आई थिंक आप जो कर रहे होते हैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि मुझे जो काम हो रहा है उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा मुझे करने वाला बंदा मेल है या फीमेल। हाँ, समटाइम्स आपके इर्द गिर्द लोगों का जो एटीट्यूड होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बट वो तो आप प्रेसिडेंट ना भी हो, आप नॉर्मली एज अ फीमेल सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें तो आपको थोड़ी फेस करनी एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ नॉट प्रेसिडेंट, इट्स जस्ट समथिंग जो हमारी सोसाइटी के अंदर है।
अच्छा, प्रेसिडेंट एक ऐसा बंदा होता है ना, पूरी की पूरी सोसाइटी उसकी तरफ देख रही होती है, किसी भी डिसीजन में, किसी भी छोटी सी गलती हो गई है उसके भी पीछे। हाँ, तो जब खास तौर पे एक फीमेल होती है, तो फिर वो सोसाइटी फीमेल प्रेसिडेंट को किस तरह देखती है? नहीं, इस मामले में आई वुड से दैट आई रियली लव माई सोसाइटी मेम्बर्स, कि जब से मैं पिछले साल भी कोर में थी, इस दफ़ा भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और उनकी तरफ से मैंने कभी ये फील नहीं किया कि शायद वो मुझे मेरी बात कम सुन रहे हैं क्योंकि मैं फीमेल हूँ, या मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं सही तरह से करे क्योंकि मैं फीमेल हूँ, या ऐसा कोई र्यूमर्स बन रहे हैं। तो दैट इज़ समथिंग जो मुझे पता है कि होता है बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ आउट ऑफ द सोसाइटी होता है, पर इनसाइड सोसाइटी, क्योंकि उन मेंबर्स के साथ मैं 4 साल से हूँ, उनके साथ मैंने काम किया है, हमने एक टीम बिल्ड की है, तो उनकी तरफ से मुझे इस तरह का कभी कोई इशू फेस नहीं हुआ। एंड ऑल्सो क्योंकि मुझे लगता है मेरे एक सोसाइटी की नेचर भी इस तरह की है जिसमें इस तरह के इशूज़ बहुत ओपनली डिस्कस करते हैं, तो फिर इंसान ना थोड़ा इस तरह के आइडियाज़ के लिए एक्सेप्टिंग भी हो जाता है कि अच्छा एक लड़की भी ये काम कर सकती है, तो इतना कोई अच्छा, यहाँ पे एक मतलब कि आई ऑल्सो हर्ड के यू आर फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ UTMUN, इज़ दैट राइट? ओके, तो क्या मतलब कैसा फील आपको कैसा फील होता है कि प्राउड, आप जाहिर बात है कि आपने एक चेन तोड़ी है, चेन तोड़ के आप ऊपर आई हैं, तो इसके पीछे आप बाकी फीमेल्स को क्या मोटिवेशन देंगी कि वो किस तरह ये चेन ब्रोक करें, ठीक है, और अपने आप को लीडिंग पोजीशन में लेकर आएँ? अच्छा, हाँ, मैं डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जिस दिन मैं अपॉइंट हुई थी ना, तो वो उस दिन हमारी फेयरवेल पार्टी थी, ठीक है, तो किसी को नहीं पता कौन अपॉइंट होने वाला है, उन्होंने बस अनाउंस किया ना, जब उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट अनाउंस किया, मैं बस एक मिनट के लिए ऐसे थी कि ओके दैट्स रियली हैपनिंग, ठीक है, तो डेफिनेटली आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। और इसमें मैं ये कहूँगी कि इन माई सेल्फ एंड आई नोटिस इन लॉट ऑफ फीमेल्स देयर इज जस्ट समथिंग जो हमारी सोसाइटी में ना बचपन से उनके अंदर ना एक अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो डाला जाता है, और जो मेल होते हैं ना उनकी टेंडेंसी होती है ओवर कॉन्फिडेंट होने की, बहुत कम होता है कि उनके अंदर अंडर कॉन्फिडेंट होने की टेंडेंसी है। उनको लाइक बचपन से यही इस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है कि मतलब आप तो लड़कियां ना, आप तो कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और फीमेल्स के अंदर ना बहुत इस तरह का सेल्फ डाउट होता है क्योंकि उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता, उनको उस तरह की बैकिंग नहीं मिलती, तो उनको ये लगता है कि वो जो है ना काफ़ी चीज़ें वो जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वो खुद मिस कर देती हैं क्योंकि उनको एक एक अंडर कॉन्फिडेंस होता है अपने अंदर। एंड सोसाइटी में जब मैं शुरू में आई थी दैट वाज आल्सो अ थिंग इन मी, दैट इज़ स्टिल अ थिंग इन मी, बट आई ट्राई टू ओवरकम इट। और इसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट अप्लाई भी नहीं किया था, जब मैंने कोर में अप्लाई किया था आई ऑलमोस्ट मिस माई एप्लीकेशन। आई वाज लाइक तो ये नहीं हो सकता ना, दिस इज जस्ट समथिंग आई एम थिंकिंग टू बिग ऑफ माई सेल्फ, और बेहतर लोग हैं जो कर सकते हैं। But then again, I would say that there were a few of my seniors who encouraged me to apply. So when I did apply, I did get the position. और इस तरह की मेरी लाइफ में और भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो आई वुड से टू ऑल ऑफ देम टू कि मतलब अगर आपको लगता है ना आप नहीं कर सकते, स्टिल ट्राई, यू नो, वट इफ इट डज वर्क। देयर आर लॉट ऑफ मेल्स ओवर इन दिस सोसाइटी, ठीक है, जो जिनको पता होता है कि वो इस चीज़ के लिए काफ़ी अंडर क्वालिफाइड है, बट दे डोंट केयर, दे स्टिल ट्राई फॉर इट, राइट? सो व्हाई कांट यू डू इट? What was the funniest ever thing जो किसी के मन में हुई हो? किसी के मन में हुई हो? अच्छा, मन में तो बहुत कुछ, मन में ना लड़ाइयाँ बहुत ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा। और ये जो चीज़ है ना, ये मन स्पेसिफिक नहीं है, ये ना लाहौर सर्किट जो है ना लाहौर स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए क्योंकि लाहौर में ज़रा लोग थोड़े एक्सप्रेसिव और तरह के होते हैं, हर एरिया के लोग मतलब स्टाइल और तरह का होता है, यानी अगर आप कराची में जाओ तो वो उन लोगों का स्टाइल थोड़ा और तरह का होता है, उनकी लड़ाइयाँ थोड़ी और तरह की होती हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी और तरह की होती हैं। तो यहाँ पर लोग तो ना उस तरह फुल मतलब आपका कॉलर पकड़ के कहेंगे हुए तुमने ये किया, तुमने वो किया, हालांकि मन इज सपोज्ड टू बी यू नो लाइक अ वेरी डिप्लोमेटिक एंड वेरी काम प्लेस फॉर यू टू डिस्कस योर आइडियाज़। तो मेरी बहुत लड़ाइयाँ जो हैं वो मन में हुई थी, ठीक है। और उसमें ये कि I remember there was this one person, ठीक है, and he was there in coincidentally he was there in several months that I was in too. So ठीक है, so we were in 1 month and then we had a very bad fight. It was, you know, it was almost getting physical, ठीक है, to that point. क्योंकि there was a misunderstanding between us and he was like तुमने ये किया है and I was like मैंने ये नहीं किया, and then we had a very heated argument और सब लोग हमें देख रहे हैं कि अच्छा ये डिबेट छोड़ के अपना लड़ना शुरू हो गया, ठीक है। And then I went to another month, ठीक है, एंड द सेम पीपल वर देयर जिनसे मेरी उधर लड़ाई हुई थी, एंड देन वी हैड अ फाइट अगेन बिकॉज अच्छा, और उस टाइम हमने कुछ किया नहीं था, उस टाइम ना प्रीवियस बेसिस
प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पर, ठीक है। हाँ, एंड वी वर नहीं जज भी नहीं था, ठीक है। समथिंग हैपेंड इन द कमेटी जो एक थर्ड पर्सन ने की थी, एंड वी वर लाइक ये इसने किया होगा, ये पिछली मंथ में भी ऐसा था, ये वाज लाइक ये इसने किया होगा, ये पिछली मंथ में भी ऐसी थी, एंड देन वी हैड टू फाइट अगेन, एंड देन इट टर्न्ड आउट टू बी थर्ड पर्सन ने किया था। So I had a lot of funny like arguments. Like I'm fight का word मैं गलत use कर रही हूँ. I had a lot of funny arguments like outside of the debate with a lot of people. I made a lot of enemies. I have never had that kind of an experience before. I made a lot of friends too. Okay. अच्छा, मैंने 2-3 एमयूएन की इवेंट्स अटेंड किए हैं। लाइक मोस्टली मुझे इंटरेस्ट है पार्लियामेंट्री सेशंस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग उसमें पॉलिटिकल उसमें हो रहा होता है डोमेन में। तो उसमें आप किसी भी पॉलिटिकल उसका आप रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि काफ़ी सवेर हद तक जिस तरह हमारे रियल पार्लियामेंट में हो रहा होता है वो लड़ाई हो रही होती है। तो उसके बाद में भी मैंने देखा है कि वो उस एक तो हो रहा है ना, वो करैक्टर प्ले कर रहे हैं, करैक्टर के बाद वो पर्सनल लेवल पे भी लड़ाई चली जाती है। हाँ हाँ हाँ, ये जिस तरह मैं भी ये बात कर रही थी ना, ये उसी तरह ही है, तो किसी भी अब attitude में। आप इसको जो हमारे आप किस इस इवेंट में होता है और इसको हमारे जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है इससे किस तरह थोड़ा सा मतलब कि ये डिफरेंट है, और इसको हम किस तरह इम्प्रोवाइज करके हमारी जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो लड़ाई की आप बात करेंगे, लड़ाई नहीं, ओवरऑल मतलब कि जो हो रहा होता है हमारे पार्लियामेंट में उसको हम पार्लियामेंट में किस हो तरह रहा मतलब होता है। कि अच्छा, कर सकते हैं आपस में। हाँ, ये हमारे एमएन में भी एक कमेटी होती है, पीएनए पाकिस्तान नेशनल असेंबली, जो पार्लियामेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो उसके अंदर हर बंदे को एक पार्लियामेंट्री की पर्सनालिटी मिलती है प्ले करने में। तो उनको जब हम सिखाते हैं ना कि आपकी स्पीच में ये कंटेंट होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो बच्चे अक्सर हमसे कहते हैं कि टीवी में तो ऐसे नहीं होता, वो तो पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता, वो तो उधर तो बस नारे वगैरह ही मारने होते हैं, इतना सब कुछ तो नहीं करना होता है। तो ये कॉमन परसेप्शन वैसे है तो हमारी बाकी है। और ये इस तरह है कि हमारी सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं है, अगर आप स्ट्रीट पे भी देख लें, और स्पेशली आजकल रमज़ान में भी देख लें, आज रमज़ान में तो वैसे ही लोग आपस में सड़क में लड़ रहे हाँ होते हैं जी। बगैर किसी वजह के। तो ये एटीट्यूड जनरली हमारी नेशन के अंदर है, मतलब थोड़ा ना टॉलरेंस की बहुत कमी है। तो वही है कि अगर हम हमारे पर्सनल सर्कल्स में थोड़ी टॉलरेंस इंक्रीज़ हो, आपकी अपने दोस्तों के लिए, अपने क्लास फेलोज़ के लिए, अपने यूनिवर्सिटीज़ फेलोज़ के लिए टॉलरेंस इंक्रीज़ हो, तो इनमें से कुछ लोग हैं जो आगे पार्लियामेंट में जाएंगे, फिर उनके पास वहाँ जाके भी बातें टॉलरेट करने की कैपेसिटी होगी। असल में यहाँ पर ना डिबेट को इंकरेज नहीं किया जाता। कोई बंदा अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे ना, तो वो बदतमीजी है, बिल्कुल। ठीक है। अगर आप क्लास में आपने किसी टीचर से कोई 2 ज़्यादा सवाल कर लिया तो ये भी लाइक आप बहुत बदतमीज वो कर रहे हैं। यही कहेंगे कि मेरे से ज़्यादा मतलब जानता है, अपने आप को ज़्यादा प्रूव कर रहा है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप किसी ने आपको कोई बात की है ना कि ये फलानी जगह पे ऐसे होता है, तो आप उससे पूछो, आप उससे करेक्ट करने की कोशिश करो कि नहीं इस तरह नहीं होता है, आप उनसे कोई लॉजिक पूछो। तो लोगों को लगता है उनके ऊपर एक अटैक है। तो ये एटीट्यूड जनरली जब हमारी नेशन में से ठीक हो जाएगा तो हमारी पार्लियामेंट में से भी ठीक हो। अच्छा, आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है, मैं दोबारा उस साइड पे जा रहा हूँ, तो एकेडमिक्स से थोड़ा दूरी। तो फ्यूचर में आपने कभी सोचा एमयूएन में रहते हुए कि मतलब आपने डिबेट्स वगैरह की हैं, कभी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का या इस तरफ जाने का कभी कुछ सोचा? अच्छा, मुझे ना एमएन पे आप जाते हैं ना, आप काफ़ी डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो, तो मुझे ना ऑफर्स भी आती रहती है एक जगह से ना, कोई स्मॉल किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टूडेंट विंग होता है ना, या कोई यूनियन होती है, कुछ होती है, तो देर लाइक हाँ आपको ना ज्वाइन करनी चाहिए। हाँ, बहुत एक्टिव है इस चीज़ में। लेकिन अभी अपनी पर्सनली मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का, और मेरे उस तरह के सच इंटरेस्ट भी नहीं है एट दिस पॉइंट। नहीं, आई डोंट नो, फ्यूचर में भी हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक को ज़्यादा तंग करते हो। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक वाले निकाल दिया तो फिर बिल्कुल। हमारे फाउंडर का भी एक कोट है कि ना स्टूडेंट्स को ना पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, और हमारे बड़े भी हमें मना करते हैं कि भाई पॉलिटिक्स से तो खबरदार घर पे किसी ने बात की। हाँ, उसके बावजूद एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स को इसमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए? अच्छा, इसमें ना ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसमें ना मैं 2-3 एस्पेक्ट्स आते हैं कि एक तो ये होता है ना कि जो बच्चों को मना किया जाता है उसकी क्या वजह है, उसकी क्या इम्प्लिकेशन है, और एक है वर्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। हमारे ना यहाँ पर पॉलिटिक्स का जो वर्ड है ना, उसका एक बहुत गलत तो नहीं लेकिन एक बहुत लिमिटेड मीनिंग है, इट्स अ वेरी ब्रॉड वर्ड, ठीक है। जिसमें पॉलिटिक्स को यहाँ पे समझते हैं कि हमने अगर पार्टी इलेक्शन हो रहा है, हमने फलानी पार्टी की बात कर ली कि पीटीआई का जलसा हो रहा है तो पीएम में ये हो रहा है, तो ये ना ये पॉलिटिक्स है। बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, सो लाइक योर इकोनॉमिक पॉलिसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स, राइट, ठीक है। योर व्यूज़ ऑन थिंग्स लाइक
your religious views are your views on things like feminism, your views on things like racism, your views on things like social theories, on classism. ठीक है, these things are also political views. ठीक है, these are not non-political. मतलब हमारी ये गलत फहमी है कि there are things जो हमारी दुनिया में हम रहते हैं और हम इंसानों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हम जो है ना पॉलिटिक्स से आइसोलेटेड हैं. ठीक है, there are a lot of things in our daily interactions that are extremely political, but we just don't take that meaning, you know, to be as political. तो हमने इसको बहुत लिमिट किया हुआ है to party politics. तो हमारा लाइक उस तरह का वाइड नहीं है. ग्लोबल इशूज़ जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप पर्सनली बिलीव करते हो, जिस तरह आप देखिए अगर आप हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि आपके रूममेट्स को जो है ना उनके पास ये वाला राइट नहीं है कि मतलब आप सो रहे हो तो वो लाइट ऑन नहीं कर सकते. दिस इज़ ऑल्सो पोलिटिकल व्यू. दिस इज समथिंग. तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ. तो पहली बात तो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स, हर तरह के पॉलिटिकल व्यू से बिल्कुल आइसोलेटेड रह के गुजार लो, तो दैट इज़ अ वेरी प्रिविलेज पोजीशन. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड. ठीक है, जो लोग कश्मीर में रहते हैं, जो लोग बलूचिस्तान में रहते हैं, दे डू नॉट हैव द प्रिविलेज टू बी एपॉलिटिकल. कि मुझे पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर बन के बंदा आ जाए वो कौन है, कि मेरी ज़िंदगी में उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस चीज़ से आइसोलेटेड हूँ. ठीक है, आप अक्सर आपका खाना, आपका पीना, आपकी जॉब, आपकी एजुकेशन. ठीक है, जो अफ़गानिस्तान में लड़कियाँ रहती हैं और उनकी वो ये नहीं कह सकती कि हम जो है हम पॉलिटिक्स से दूर रहें, कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता हमारा प्राइम मिनिस्टर जो मर्जी आ जाए वो हमारी एजुकेशन पे पाबंदी लगा दे. वो उनके पास ये प्रिविलेज पोजीशन नहीं है. तो फर्स्ट वी नीड टू रिकग्नाइज कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट. और सेकेंडली आई वांट टू से कि ये जो हमारे बड़े हमें मना करते हैं ना पॉलिटिक्स के बारे में बात करने से, उनको ये डर होता है कि जी लड़ाई झगड़ा होगा. ठीक है, तो इंस्टेड बच्चों को ये सिखाने कि आप इसके ऊपर बात मत करो, आप उनको ये सिखाओ कि अगर आप किसी का व्यू सुनो जो आपसे डिफरेंट हो तो आपने उनको लेना नहीं है या आपने उनको मार नहीं करते. ठीक है, अगर आप अपनी कौम की जो यूथ है उसको उसके पॉलिटिकल इशू से बिल्कुल आइसोलेट कर दो कि कॉमन बंदे को नहीं पता कि इस वक्त उस, चलो मुल्क के तो छोड़ो, एज अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के उसके मसले क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसको नहीं पता क्योंकि आपने उसको कहा है कि पॉलिटिक्स से पार्टी सपोर्ट नहीं करना. तो आपने उसको इतना बड़ा नुकसान किया कि आप नहीं जानते. मतलब इन फ्यू ईयर्स हमारे पास किस तरह के लोग होंगे जो पॉलिटिक्स पे बिल्कुल बात नहीं करते. इसका क्या मतलब है, जिन लोगों को नहीं पता उनके राइट्स क्या हैं और उनको नहीं पता कि उन्हें अपने राइट्स कैसे मिलते. तो लाइक यू आर सेटिंग देम अप फॉर ऑपरेशन एंड वी शुड बी. अच्छा, ये तो सीरियस डिस्कशन बहुत होगी. तो मुझे ये बताएं कि मैं सोच रहा था अभी बैठ के, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपने कैसे आने का सोचा? बाय चॉइस या बाय चांस या फोर्स? क्या रीज़न थी इसके पीछे? बहुत ही मैं कहूँगी अम्यूजिंग रीज़न थी जो मैं खुद भी सोचती हूँ कि मतलब 4 साल पहले मैं वाकई ऐसा सोचती थी. और वो ये था कि मैं उस टाइम पर ना एक साल आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं आयरन मैन की बहुत बड़ी फैन कि गुड. मैंने कहा यार कमाल आदमी है वो. ठीक है, तो मुझे तो ना बस वो जो वो करते हैं ना मुझे वही करना है. यानी मुझे भी अपने ना बेसमेंट में बैठ के गैजेट्स बनाने, आयरन मैन सूट बनाना है. तो इसके लिए ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे अच्छी रहेगी. तो इसलिए मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहिए. तो ये मेरा टोटल थॉट प्रोसेस उसके लिए. अच्छा, MUN में डिफरेंट डिबेट्स टॉपिक आते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, मतलब अनसीन टॉपिक्स. तो आपको कभी कोई ऐसा क्रेजी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक मिला हो? क्रेजी अनएक्सपेक्टेड टॉपिक, हाँ, हमारी ना एक कमेटी होती है क्राइसिस कमेटी. तो उसके अंदर ना आपको बिफोर हैंड टॉपिक नहीं बताया जाता, वरना अक्सर कमेटीज़ में ना आपको बता देते हैं कि ये आपका टॉपिक है, लाइक 1-2 हफ्ते पहले बता देते हैं, तो आप उसी तरह स्टडी करते हो ना. क्राइसिस में आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक मिलता है. तो मुझे याद है जब मैं UET MUN में फर्स्ट टाइम आई थी ना, UET MUN हो रही थी, UET की अपनी MUN हो रही थी, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था क्राइसिस कमेटी में. और हम लोग और हमारा हुआ ये था कि मैं डेलीगेट ऑफ इंडिया थी. ठीक है, और रशिया ने मेरी कंट्री पे अटैक कर दिया था ज़ॉम्बी आर्मी के साथ. ठीक है, और मुझे वहाँ पर रशिया का जो डिप्लोमेट डेलीगेट था, मुझे उसके साथ नेगोशिएट करना था कि तुम्हें खुदा का वास्ता तुम अपने ज़ॉम्बीज़ जो है वापस ले लो. ठीक है, तो वो एक इस तरह की टॉपिक्स पे आते हैं. वो क्राइसिस कमेटी जहाँ से अगर टाइम होता तो हम आपसे जरूर सुनते किस तरह किया था. तो अब मतलब MUN हमारे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सोसाइटीज़ के बारे में नहीं पता होता UT में, तो आप MUN के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब इसको किस तरह मतलब फाउंड हुई, कब हुई और इसकी वर्किंग क्या है?
एमयूएन जो है ना वो हमारे सीनियर थे 2015 में उमैर, उन्होंने फाउंड की थी, ठीक है। और वो जो थे ना वो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के 2-3 लोग थे, और काफ़ी ऐसा था कि ये सोसाइटी जो है ना थोड़ी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में थोड़ी प्रॉमिनेंट रही है, ठीक है। वो जिस तरह आपने बात की थी ना शुरू में कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ऐसा क्या है जो आपकी सोसाइटी की तरह जाना पड़ता है, तो वो मेरा नहीं, मेरे सीनियर्स का भी यही मसला था, इसलिए अक्सर सोसाइटी जो है ना वो इस तरह इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर they wanted an escape so they created UIT MEN. तो इसलिए यूईटी की फर्स्ट एमयूएन कॉन्फ्रेंस 2016 में हुई थी। तो उसके बाद से अब हमारा जो मेरे टाइम पर अभी हमने एमयूएन कराई है वो 6th एडिशन का 6th कॉन्फ्रेंस में किया। वैसे पाकिस्तान में आई थिंक लम्स या IBM में से किसी ने पहली दफ़ा एमयूएन कराई थी, दैट वाज बैक इन 2008, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डिबेट्स 90s के टाइम से होती है ना, 80s के टाइम से होती है, पर एमयूएन 2008 में पाकिस्तान में आए थे। तो आई थिंक एमयूएन जो है वो बहुत फन सोसाइटी है, और स्पेशली अगर आपको इस तरह की चीज़ों का अच्छा, जैसे अगर आपने डिबेट्स में जाना ना, अगर आपने पार्लियामेंट्री डिबेट्स में जाना तो आपको ना पर्टिकुलरली डिबेट का शौक होना चाहिए। तो एमयूएन समथिंग है जिसमें आपको डिबेट का शौक ना भी होना और डिबेट का शौक हो भी, तो उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। मतलब वो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंदर आपको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको बहुत तरह के डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पार्टी होती है एमयूएन के अंदर, क्योंकि जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो ज़ाहिर है वो फुल डे होती हैं, यानी सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। तो उसके बाद फिर वो डेलीगेट्स को ब्रेक देने के लिए अक्सर कोई सोशल इवेंट्स होते हैं, वो डिनर्स होते हैं, कॉन्सर्ट्स होते हैं, कल्चरल नाइट्स होती हैं, बहुत पार्टी भी होती है उसके अंदर, और डिबेट भी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग ना डिबेट करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको ना एक सर्टन ऊंची आवाज़ में बोलना होता है, सर्टन स्टाइल के साथ बोलना होता है। मैं तो उस तरह नहीं बोलती हूँ, तो बच्चे तो इस वजह से हेजिटेट करते हैं। एमयूएन में ना ये फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं, आप बेशक पजामा पहन के खड़े हुए, ठीक है, आपका बोलने का स्टाइल कैसा है, आपने ऊंचा कितना बोला, आपकी टोन कैसे, नहीं फ़र्क पड़ता। वो सिर्फ ये सुनते हैं कि जो आपने पॉइंट दिया ना वो कितना माना, और बहुत मज़ा आता है आर्ग्यूमेंट करने में। और यूईटी के लिहाज से भी आई थिंक अगर आप यूईटी में आ रहे हो ना तो आपको एक दफ़ा एमयूएन सोसाइटी में लाजमी आना चाहिए, सिर्फ एमयूएन करने के लिए नहीं, ऑल्दो क्योंकि वो आपके लिए एक बहुत नई चीज़ होगी, आपको उसमें वैसे ही बहुत मज़ा आएगा, और इसलिए भी क्योंकि एमयूएन एज अ सोसाइटी भी जो है ना वो आपके लिए एक बहुत, जिस तरह कह लो कि आपका ना एक अच्छा सर्कल बनेगा, एक अच्छा सर्कल ऑफ फ्रेंड्स आपको एमयूएन में आपको मिलेगा, क्योंकि ये ऐसी सोसाइटी है जिसमें हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ बस कर रहे होते हैं और एज अ टीम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ कमेटीज होती हैं एमयूएन में, तो आपकी कोई फेवरेट कमेटी हो जो जिसमें आपको ज़्यादा पार्टिसिपेट करना ज़्यादा अच्छा लगता हो? मेरी फेवरेट कमेटी एक तो नहीं है, अच्छा एक तो मुझे क्राइसिस पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने वो बहुत काम किया है, इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें ऑन द स्पॉट टॉपिक होता है, और उसमें ना जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा किसी भी टाइम पे कोई भी क्राइसिस आ सकता है, तो ये ना आपको हर वक्त बस ऑन द स्पॉट होना पड़ता है, बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, तो बहुत क्रिएटिव है और बहुत लाइक ऑन द स्पॉट है, वो मुझे अच्छी लगती है। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान नेशनल असेंबली अच्छी लगती है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वो अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल टॉपिक्स पे और लाइक ग्लोबल पॉलिटिकल टॉपिक्स। अच्छा, आपने पहले आयरन मैन का जिक्र किया तो मुझे उससे लगा कि आप मूवीज में इंटरेस्टेड हैं, हाँ, तो एमयूएन को सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी को आप कोई किस मूवी टाइटल से रिलेट करेगी, कौन सा मूवी टाइटल देगी जिसे बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेट होती है? एग्जैक्टली होती है काफी मूवी टाइटल से हो सकती है, नहीं, जो मतलब कि ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज जिस आपने एमयूएन को डिस्क्राइब किया है इट्स काइंड ऑफ डाइवर्स, हाँ सही रहेगा। तो उसमें फिर कोई एक स्पेसिफिक हो। जो मैंने आयरन मैन को रेफरेंस दिया था आई वुड से एंड गेम, एंड गेम, क्योंकि इसमें भी काफी तरह के जो एवेंजर्स होते हैं ना वो रीयूनाइट हो जाते ओके, हैं, मतलब कि एंड पे आपका नतीजा यही होता है कि and also once you're into MUN you're in end game, क्योंकि इसके बाद आपको और कोई चीज इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतनी लाइक थ्रिलिंग और वो जो होती है ना एड्रेनलिन रश। अच्छा, लास्ट में हम बस वाइंड अप करेंगे, कोई आपकी फेवरेट मेमोरी एमयूएन की या ओवरऑल यूनिवर्सिटी की? एमयून की मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट मेमोरीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम शुरू में ऐसे करते थे कि हमारे किसी भी मेंबर की बर्थडे हो रही होती थी तो हम सोसाइटी में सेलिब्रेट करते थे, हम हर दफ़ा पुलिस स्टेशन में बर्थडे ले जाते थे। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। वेरी नाइस मेमोरीज। इसके अलावा जो अपने टीम के साथ हम लोग 3 दिन एमयूएन को जाते थे, वहाँ पे बहुत मेमोरीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि
क्योंकि हर बंदा बहुत परेशानी में होता है, हर बंदा इधर उधर भाग रहा होता है। ठीक है, सुबह सुबह 8 बजे हम सारे निकल रहे हैं और फिर रात को हम लोग 11 बजे वापस आ रहे हैं। और फिर हम लोगों ने जो इतनी सारी टीम ट्रॉफी साथ विन की है, और फिर जिस दिन हम विन करते थे उस दिन हम फिर उसको सेलिब्रेट करके पूरा वापस आते थे रात को। तो उस बहुत लाइक फन मोमेंट्स। अच्छा, लास्ट में कोई भी आप एडवाइस देना चाहें स्टूडेंट्स को, स्पेसिफिकली फीमेल स्टूडेंट्स को, बिकॉज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फीमेल स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ही पीछे फील करती हैं, मतलब वो आगे आने से डरती हैं, तो उनको कोई आप देना चाहें एडवाइस? मैं तो ये कहूँगी कि there are a lot of people who are there to doubt you, कि आपको कभी कमी नहीं मिलेगी। Your teachers are there to doubt you, ठीक है, your peers are there to doubt you, other women are there to doubt you, your male friends are there to doubt you, तो इतने सारे लोग जब already present है ना, then you don't do that. You don't become the one who also doubts you. So do the opposite. Okay, thank you very much for your presence here. We really like talking to you. It was interesting. अगर टाइम होता तो जरूर लंबी डिस्कशन करते, ठीक है? Thank you so much for having me and thank you for waiting for me.